वेलकम और यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लेके आए हैं 10th क्लास की साइंस का वीडियो है, जिसमें आपको जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम है, उस ह्यूमन सिस्टम में आपको पढ़ने कौन कौन से है, हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं। तो ह्यूमन तंत्र या मानव तंत्र या जो ह्यूमन सिस्टम है, इसमें सबसे पहले आता है आपका पाचन तंत्र, जिसको हमने लर्न कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आता है श्वसन तंत्र, उसको भी पढ़ लिया है हमने। इसके बाद हमने रक्त एवं उसके परिसंचरण तंत्र को भी पढ़ लिया है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका उत्सर्जन तंत्र। क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एक्सट्रेनरी सिस्टम। तो ये जो तंत्र होते हैं, इस तंत्र में सबसे पहले क्या पढ़ा था? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने ये पढ़ लिया कि पाचन की क्रिया मानव शरीर में किस प्रकार होती है, और जो पाचन के अंदर जो ऑर्गन्स या अंग भाग लेते हैं वो किस प्रकार होते हैं, और जो पाचन की क्रिया कैसे, कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, कौन सी ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ आती है जिसके द्वारा एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का स्त्राव किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र के भाई श्वसन तंत्र में फेफड़े किस प्रकार भाग लेते हैं, नाक से होती हुई नासा मार्ग से होती हुई, श्वसन मार्ग से होती हुई ब्रोंकाइस और ब्रोंकेल्स, ये सब हम किसने पढ़े थे? कुपिका वगैरह, ये सब किसमें पढ़े थे? हमने श्वसन तंत्र में, कि भी मानव श्वसन तंत्र किस प्रकार होता है। इसके बाद आता है आपके रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त का संगठन क्या होता है, रक्त के संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके भी बारे में जाना, रक्त के प्रकार के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि कौन सा रक्त समूह किसको दे सकता है और कौन सा रक्त समूह किससे ले सकता है। इसके बाद हमने जाना कि जो रक्त होता है हमारे शरीर का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के सर्कुलेटरी या परिसंचरण तंत्र में भाग लेता है। परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है कि मानव शरीर के अंदर की जो रक्त होता है विभिन्न अंगों से होते हुए शरीर के अंदर गैसों का परिवहन करता है। और ये गैसें कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, CO2 वगैरह 2 गैसें होती है। इनको कौन करती हैं? परिसंचरण तंत्र कौन करता है? रक्त करता है। और इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं परिसंचरण तंत्र में? आपको हृदय है, इस हृदय का भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है आपका उत्सर्जन तंत्र। अब इस उत्सर्जन तंत्र में हमें यह पढ़ना है कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो क्लास में आपको साथ में नोट्स बनाते जाना है और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आपका उत्सर्जन तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके एक्सट्रेनरी सिस्टम। अब हम जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। देखिएगा, उत्सर्जन वो चीज होता है, ये वो पदार्थ होता है जो किसी भी जीवों का अवांछनीय या हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब आता है कि सर ये हानिकारक और जो अवांछनीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? अवांछनीय या हानिकारक पदार्थ वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो हमारे लिए हार्मफुल या हानिकारक होते हैं, हमारे शरीर में किसी प्रकार लिए कार्यरत नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हमारे शरीर से परित्याग करना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब आता है कि सर क्या जीव, मैंने क्या बोला अभी? जीवों के अंदर। अब जीवों के अंदर कौन कौन आते हैं? तो देखिएगा, मैं एक वर्ड लिखता हूं, जीव। ठीक है, जीवों के अंदर आपके आते हैं पेड़ पौधे, और उसके साथ क्या आते हैं? जंतु। ठीक है, तो हम किसके अंदर आते हैं? जंतुओं के अंदर आते हैं। और पेड़ पौधे किसके अंदर आते हैं? पादप जगत के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों होते हैं किस में आते हैं? जीव के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द होता है बायोलॉजी, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीवों में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों सम्मिलित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप जीव कहते हैं। अब आता है कि सर पेड़ पौधों के अंदर कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, या पेड़ पौधे किस प्रकार उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ वृक्षों के अंतर्गत जो उसके जो गोंद या गम निकलता है वो क्या होता है? पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। यानी कि उसका हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? पेड़ पौधों का जो गोंद होता है। कई पेड़ों से हमें क्या मिलता है? गोंद मिलता है, गम मिलता है। तो वो क्या होता है? उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है। कुछ पेड़ों के अंदर आप देखा होगा टहनियों के या शाखाओं पे उस पर कुछ पपड़ी सी या लहर सी बनी हुई होती है उसकी
छाल के ऊपर ऐसे ऐसे, तो वो क्या होता है, उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, ये भी उसके शरीर से बाहर निकालता है। अब आता है जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। तो मैं बात करूं जंतुओं के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव तंत्र पढ़ रहे हैं, तो मैं बात करूंगा आपके ह्यूमन की या मानव शरीर की बात करूंगा। तो मानव शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थों खूब होते हैं। सबसे पहले मूत्र की बात करें, मूत्र क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ है। अब आता है कि सर मूत्र होता क्या है, मूत्र किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए मूत्र क्या होता है, हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसके अंदर अनेक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है यूरिया, एक अमोनिया, अमोनियम, यूरिक अम्ल, और ये जो क्या होते हैं सारे कार्बनिक और नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। और इसके साथ हमारे जो शरीर का मानव शरीर जो पसीने के रूप में जो पानी निकालता है या पसीना निकालता है, ये क्या है, आपका उत्सर्जी अंग है। जो आंखों के आंसू निकलते हैं, ये क्या है, उत्सर्जी अंग है, सॉरी उत्सर्जी पदार्थ है। और जो कानों की जो ठेठी या वैक्स होता है, जो वैक्स होता है या मोम होता है, वो क्या होता है, आपका उत्सर्जी पदार्थ होता है। और आपने सुना होगा कभी कभी मानव शरीर के जो गालों पर या जो मुंह पर जो फोड़े फुंसी या जो पिंपल्स होते हैं छोटे छोटे, जो उसमें पस पड़ जाती हैं, जो छोटी छोटी रस्सी पड़ जाती हैं, रस्सी निकलती हैं, ये भी क्या है, आपके शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है। तो अब इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से उत्सर्जी पदार्थ या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से परित्याग यानी कि शरीर से बाहर निकालना ही की क्रिया क्या कहलाती है, आपके उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब आता है कि सर और क्या होता है, उत्सर्जी जो हमारे शरीर में क्या होती है, हमारा जो मानव शरीर है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि मानव के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि मानव का जो शरीर संरचनात्मक है, यानी कि जो ये संपूर्ण जो मानव का शरीर आपके सामने जो पुतला दिखाई देता है, किससे मिलकर बना होता है, आपके कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इन कोशिकाओं के लिए क्या जरूरी है, जल जरूरी है, और उसके लिए कार्बनिक पदार्थ जरूरी है, जिसमें पोषक तत्व आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ये सब कौन लेती हैं, कोशिकाएं लेती है। और इन कोशिकाओं के द्वारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो एक परिभाषा ये भी बनती है कि कोशिकाओं के द्वारा या आप मानव शरीर के संदर्भ में लिख रहे हो, ह्यूमन तंत्र या मानव जो सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम है, इसके संदर्भ में लिख रहे हो, तो क्या होगा कि मानव शरीर के अंदर कोशिकाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, आपके उत्सर्जन तंत्र कहलाता है या उत्सर्जन कहलाता है। अब आता है, इसके बाद आता है कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके मानव शरीर के उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जो मूत्र होता है, उसी में होते हैं। तो एक तो होता है आपका यूरिया, क्या होता है, यूरिया। और ये जो यूरिया है सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा है, सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा, अमोनिया। क्या आता है, अमोनिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपके अंदर यूरिक अम्ल। क्या आता है, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका CO2। ठीक है, ये सब क्या है, आपके उत्सर्जी पदार्थ। कौन से पदार्थ हो गए, आपके उत्सर्जी पदार्थ। और तो ये जो यूरिया है और ये जो अमोनिया है, ये जो यूरिक अम्ल है, ये किसके द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, आपका जो मूत्र होता है, क्या मूत्र या जो मल होता है, उसके द्वारा आपके यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर परित्याग कर दिया जाता है। अब आता है कि सर ये जो CO2 होता है, ये भी क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन इन CO2 को आपके किसके द्वारा शरीर से परित्याग कर दिया जाता है, आपको एक तो किया जाता है रक्त के द्वारा। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा, क्योंकि रक्त के अंदर क्या उपस्थित होती है, आपके हेमोग्लोबिन। क्या होती है, हेमोग्लोबिन के द्वारा CO2 को परित्याग कर दिया जाता है। और कुछ CO2 की मात्रा को आपके शरीर से बाहर किसके द्वारा, जल के द्वारा। अब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जब CO2 होती है वो किसके अभिक्रिया करेगी, जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो क्या बनाएगी, आपके H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल। क्या इसे क्या कहते हैं, आपके कार्बनिक अम्ल। ठीक है, इस कार्बनिक अम्ल के रूप में शरीर से परित्याग कर दिया जाता है। ये तो होगा आपके उत्सर्जी पदार्थ। और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती क्या है, इसके बाद हम जानेंगे कि आपके शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं नाइट्रोजनी। ये जो यूरिया है इसका सूत्र क्या होता है, आपके NH2CO
NH2। ये क्या है? अब ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ, मैंने एक वर्ड बोला कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ वो होते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए यूरिया के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, NH2 क्या है, एमीन है, और जो ये दो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, यूरिया को कहते हैं आपके डाईएमीन कार्बोनिक अम्ल। क्या? डाईएमीन कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पे दो एमीन के समूह हैं आपके NH2 और एक इधर है NH2, और ये क्या है आपके CO, तो कार्बनिक अम्ल है, ये भी NH2 है, NH2 है, ये नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूरिया एक क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपके किसकी, अमोनिया। क्या? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है आपके NH3। क्या होता है? NH3। NH3 में देखिए ये क्या होता है आपका, नाइट्रोजन होता है, ये क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस प्रकार अमोनिया भी क्या है आपके, नाइट्रोजनी पदार्थ है। इसके बाद यूरिक अम्ल है, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हम नाइट्रोजन को भी परित्याग करते हैं, वो भी किसके द्वारा, मूत्र के द्वारा। इसमें यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल होते हैं, और CO2 भी उत्सर्जी पदार्थ होता है जो किसके द्वारा, गैसों के द्वारा या रक्त, गैसों के अंदर, रक्त के द्वारा या रक्त के अंदर क्या होती है, गैसें विलीन होती हैं, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कि हाँ, कि मानव शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उनके बारे में अच्छी तरह से डिटेल से जानेंगे। तो अब दोस्तों आपको जो ये उत्सर्जन तंत्र है इसको जरूर समझ में आया होगा कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। अब हम ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं इसको पढ़ने के बाद हम ये जानेंगे कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होती है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से परित्याग किस प्रकार होता है, और जो मानव शरीर में इसको अलग किस प्रकार किया जाता है उसकी भी बात करेंगे। तो उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आपकी जब उत्सर्जन की बात आती है तो हमारे शरीर के उत्सर्जन के लिए सबसे मुख्य रोल किसका होता है, किडनी का। कौन सा? किडनी, जिसे कहते हैं आपके गुर्दे या वर्कक। क्या कहते हैं? किडनी या गुर्दे या वर्कक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। अब उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे नाइट्रोजनी उत्सर्जन तंत्र। अब आता है कि मानव शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी उत्सर्जन तंत्र होते हैं, मानव शरीर की बात करो या किसी भी जीव की बात करो, मानव शरीर के अंदर तो यूरिया होता है नाइट्रोजनी उत्सर्जन तंत्र, लेकिन जो ब्रह्मांड में कुछ ऐसे जीव होते हैं लेकिन सबों में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, आपके, तो नंबर 1 पे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, यहाँ पे लिख सकते हो उत्सर्जन या उत्सर्जन पदार्थ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो नंबर 1 पे आता है आपका क्या, अमोनिया। ठीक है। अब जो ये अमोनिया है तो मैं इसका साथ साथ में फॉर्मूला भी लिखता जाता हूं, और आपको उसको फॉर्मूला को भी याद रखना है कि अमोनिया को किस नाम से जानते हैं या इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपके अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NH3। ठीक है। अब आता है कि जो अमोनिया किस में होता है, ये जो अमोनिया है किस में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। तो मैं मानव शरीर में क्या होता है, यूरिया। क्या होता है, यूरिया होता है। उसी प्रकार जो ये आपके अमोनिया है किस में पाए जाते हैं, ये एम्फीबिया होते हैं, उभयचरी होते हैं, उसमें किसकी मात्रा होती है, आपके अमोनिया की। ठीक है। अब आता है कि जो ये अमोनिया होता है किस में पाया जाता है, देखिएगा इसकी एक परिभाषा होती है कि जिन जंतुओं में क्या, जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। क्या, अमोनिया होता है, उन्हें अमोनियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक कहते हैं।
ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अमोनियोटेलिक के अंदर क्या आता है या अमोनियोटेलिक क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है उन्हें क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक कहते हैं। तो मैं आपके इसके अंदर बात करूं तो कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका, उदाहरण की बात करें तो आता है एम्फीबिया। क्या आता है, एम्फीबिया यानी कि उभयचर। इसके बाद आती है मछलियां, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, आपके उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जो जलीय कीट होते हैं, क्या होते हैं, जो हाइड्रोजीव होते हैं या जलीय जीव, क्या आते हैं, जलीय कीट। कि छोटे छोटे जल के अंदर जो कीट पाए जाते हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, आपके अमोनिया होता है। आपको ये याद रखना है कि जिन जिन जंतुओं में उत्सर्जन पदार्थ के रूप में अमोनिया पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपके अमोनियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक। यहाँ पे और क्या शब्द मिलता है, अमोनियोटेलिज्म। क्या मिलता है, अमोनियोटेलिज्म, ठीक है। एक नंबर पे हो गया आपके अमोनिया, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आपके यूरिया। क्या आता है, यूरिया, ठीक है। और इस यूरिया का सूत्र होता है आपके NH2CO, थोड़ा बड़ा हो गया, NH2CO NH2। ये क्या होता है, आपके यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला है या रासायनिक सूत्र है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा NH2CO NH2, जिसे क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। और ये क्या होता है, आपके प्रथम कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन होता है, आपके यूरिया होता है। अब ये जो यूरिया होता है और जो ये इस यूरिया किस जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को त्यागा जाता है, तो मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट होता है मानव। कौन होता है, जो ह्यूमन होता है। जो ये हमारी बात करें तो हमारे अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। तो हम क्या हैं, कौन से जंतु हैं या जानवर है, उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो हम हैं कौन से, यूरियोटेलिक। क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया पाया जाता है उन्हें यूरियोटेलिक क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन होते हैं, तो मैं जितने भी उदाहरण की बात करता हूं, जैसे कि उदाहरण के बाद आता है स्तनपाई। जितने भी जो जंतु होते हैं, सॉरी स्तनपाई यानी कि जानवर, मैमल्स के अंदर, या स्तनपाई जो 4 पैर होते हैं जिनकी, या 2 पैर होते हैं जो जमीन पर पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके स्तनपाई। तो आपका उदाहरण क्या होगा, स्तनपाई। स्तनपाई के अंदर जितने भी पशु है, मानव है, ये सब क्या होते हैं, आपके यूरियोटेलिक होते हैं। तो आपके एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है कि यूरियोटेलिक का उदाहरण कौन कौन सा है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके स्तनपाई या मैमल्स। और ये भी पूछा जाता है कि जो यूरियोटेलिक है उसे किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। और इनका उदाहरण है स्तनपाई। और यूरिया का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है आपके NH2CO NH2। ये 2 हो गए। इसके बाद आता है आपका कौन सा, नंबर 3 पे आता है आपका यूरिक अम्ल। कौन आता है, यूरिक एसिड। तो ये दोनों हैं, इनको एक बार वापस नोट डाउन कर लो और उसको क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया, उसके बाद यूरिया। इसके बाद आता है नंबर 3 पे आपके कौन सा, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। अब ये यूरिक एसिड क्या होता है, जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। आपको ये ध्यान रखना है, यूरिया और यूरिक अम्ल में अलग अलग होता है, आपको यूरिक और यूरिया में अंतर याद रखना है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है आपके कौन सा, यूरिक अम्ल, ठीक है। अब आता है कि यूरिक अम्ल
है वो किन जंतुओं में पाया जाता है? तो सबसे पहले आता है कि जो ये यूरिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है? सबसे पहले इसके जो उदाहरण याद रख लीजिएगा, इसके उदाहरण हैं आपके पक्षी। क्या है? पक्षी। जितने भी बर्ड्स होते हैं या जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? आपके यूरिक अम्ल पाया जाता है। और इसके साथ आता है आपके सरीसृप। अब आता है कि सरीसृप क्या होते हैं? जितने भी रेप्टाइल्स या जो सांप होते हैं या जो जितने भी रेंगकर चलने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। उनमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? आपके यूरिक अम्ल होता है। इसके साथ आता है जितने भी कीट पतंग होते हैं, जितने भी जैसे तितली हो गई, जितने भी जो छोटे छोटे कीट हो गए आपके, जो जितने भी होते हैं इन सब के इंसेक्ट है जितने भी होते हैं इनमें क्या पाया जाता है? उत्सर्जी पदार्थ आपके यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ, क्या उत्सर्जी पदार्थ कौन सा? यूरिक अम्ल पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? आप यूरिकोटेलिक। क्या? यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है, याद रखना। क्या याद रखना? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपके पक्षियों तथा सरीसृप या जितने भी सांप होते हैं जो रेंगकर चलने वाले होते हैं, और कीट पतंग। जो कीट पतंग की बात करें तो जितने भी फुफुंद होते हैं, ये जो फुदक फूटते हैं ना, जैसे ये फुदकड़े, कीट, सरीसृप, पक्षी, इनमें सब में क्या पाया जाता है? आपके यूरिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शब्द याद रखना। कौन सा? यूरिकोटेलिक। ये शब्द इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इन शब्द काफी पिछले एग्जाम में पूछ रखा है यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। और जो ये होता है यूरिक अम्ल होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? विषैला। ठीक है। ये जो इतने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं थोड़े थोड़े विषैले होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर इन उत्सर्जी पदार्थ को बाहर नहीं निकालेंगे तो इनकी मात्रा या इनकी जो क्वांटिटी है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर इनकी क्वांटिटी शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो शरीर का जो सिस्टम है, जो मानव शरीर का सिस्टम है या जो तंत्र होता है वो क्या होगा? धीरे धीरे फेल होने लग जाएगा। और जो इन सब का जो उत्सर्जन है वो किसके द्वारा होता है? आपके किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी या गुर्दा होता है या वर्कक होता है, इसके द्वारा होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या आपके जो मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र है वो कौन सा होता है? आपके किडनी होता है। अब आता है कि एक शब्द आता है उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन सी होती है? आपके कौन सी होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहा जाता है, द यूनिट ऑफ एक्सट्रेनरी सिस्टम। तो कौन सा होता है? आपका नेफ्रॉन। अब हम जानेंगे नेफ्रॉन क्या होता है, उसके बाद किडनी की संरचना पढ़ेंगे कि मानव शरीर के अंदर किस प्रकार उत्सर्जन होता है, किडनी के अंदर किस प्रकार फिल्ट्रेशन होता है, तो किडनी की संरचना पढ़ेंगे। मानव शरीर की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र का जो संरचना होती है, जो मानव उत्सर्जन तंत्र होते हैं उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो मैं बात करूं मानव तंत्र, क्या मानव उत्सर्जन तंत्र में देखिएगा इस प्रकार संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, जो इसमें कौन उत्सर्जन तंत्र में कौन भाग लेते हैं? आपके किडनी या गुर्दे भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? वर्कक, जिसे क्या कहते हैं? वर्कक भी कहते हैं। तो मानव शरीर के अंदर कितने वर्कक पाए जाते हैं? आपके अंदर एक जोड़ी वर्कक पाए जाते हैं, यानी कि 2 वर्कक पाए जाते हैं या गुर्दे पाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है कि जो इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें देखिएगा 2 वर्कक होते हैं। एक तो होता है बायां वर्कक, एक होता है दायां वर्कक, यानी कि लेफ्ट और राइट किडनी। ठीक है। अब होता क्या है कि मानव शरीर के अंदर क्या होते हैं? हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है। वो क्या करता है? रक्त को विभिन्न अंगों तक पंप करता है। शुद्ध को अपने मतलब शरीर के अंदर क्या करता है? शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक भेजता है और अशुद्ध
रक्त को फेफड़ों में बहता है और फेफड़ों से जब इस शरीर का जो पूरी शरीर के अंदर जो रक्त का सर्कुलेशन होता है तो इसके अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर अनेक अशुद्धियाँ आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? अनेक अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिसके अंदर रक्त के अंदर क्या बन जाता है आपका यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2, ग्लूकोज, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज की मात्रा रक्त के अंदर हो जाती है और NaCl, लवण, जितने भी जो मिनरल्स होते हैं, तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो किस में आ जाते हैं? रक्त के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन रक्त का जो भी ये जो सारे पदार्थ आ जाते हैं, इन पदार्थों का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? आपके किडनी के अंदर होता है। किस प्रोसेस के द्वारा? फिल्ट्रेशन यानी कि छन्नीकरण। यह कौन सी? छन्नीकरण, यानी कि यहाँ पे रक्त का क्या होता है? छन्नीकरण होता है। जिस प्रकार आपको चाय को छलनी के अंदर छानते हो ना, उसी प्रकार आपका जो रक्त का जो छन्नीकरण या शुद्धिकरण की बात आती है तो वो कहाँ पे होता है? आपके वर्कक या किडनी की बात होती है। किसमें? किडनी की। देखिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से, जब क्या होती है ये देखिए, ये तो होती है पश्चिमा शिरा, एक होती है धमनी। हमेशा ध्यान रखना, धमनियों में और शिराओं में क्या बहता है? रक्त बहता है। धमनियों में हमेशा कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और इसके बाद धमनियों के बाद आती है आपकी शिरा। शिरा में कैसा रक्त बहता है? आपके अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब क्या करता है कि जो शिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रक्त आता है किसमें भेज दिया जाता है? ये होती है शिरा। ठीक है, इसके द्वारा क्या आता है? रक्त आता है, वो किसमें भेज दिया जाता है? आपके किडनी के अंदर। क्या भेज दिया जाता है? कहाँ पे? किडनी के अंदर भेज दिया जाता है। अब किडनी के अंदर क्या लगे होते हैं आपके? मैंने पहले भी बता दिया कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन यूनिट होती है किसकी? एक्सटर्नरी सिस्टम की। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन होती है इसकी संरचना हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद किडनी पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कौन सा पदार्थ कहाँ पे अवशोषण किया जाता है और किस प्रकार शरीर से बाहर परित्याग कर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब अशुद्ध रक्त आता है किसके अंदर? किडनी के अंदर आता है। किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं? आपके रक्त का शुद्धिकरण करता है। क्या करता है? रक्त को छान लेता है और उसके अशुद्धियों को अलग कर देता है और शुद्ध रक्त को वापस किस में भेज दिया जाता है? इन धमनियों में भेज दिया जाता है, क्योंकि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब आता है कि जब ये जो यहाँ पे छन्नीकरण हो जाता है तो आपके रक्त किस में आता है? वर्कक से आगे किस में भेज दिया जाता है? आपके मूत्रवाहिनी में। किस में? मूत्रवाहिनी में भेज दिया जाता है। और जो मूत्रवाहिनी से ये देखिए, किडनी से जुड़ी हुई कौन होती है? आपके मूत्रवाहिनी होती है। और ये जो मूत्रवाहिनी होती है ये आगे चलकर आपके किस में खुलती है? मूत्राशय से खुलती है। किस में खुलती है? मूत्राशय में जमा होता है। आपके मूत्र है वो मूत्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ पे आता है? मूत्राशय में आता है। वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद, कुछ समय 1-2 घंटा रुकने के बाद आपके मूत्र मार्ग द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ पे क्या होता है? आपका मूत्र मार्ग। ठीक है, और इस मूत्र मार्ग के द्वारा आप क्या करते हो? टाइम टू टाइम यूरिन को बाहर त्याग देते हो या शरीर से बाहर निकाल देते हो। ये क्या होती है? मानव उत्सर्जन की क्रिया। अब जो ये किडनी की जो संरचना होती है, ये जो वर्कक होते हैं मानव के शरीर के किस भाग में होते हैं? उदर गुहा के नीचे दोनों ओर पाई जाती हैं। और ये जो संरचना होती है, इस किडनी के ऊपर 2 छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं लाल लाल रंग की। और जो ये किडनी का आकार होता है कैसा होता है? हल्के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के भूरे रंग का होता है। और उसके ऊपर ये टोपीनुमा जो संरचना पाई जाती है, ये क्या होती है? आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली ये क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड या अधिवर्कक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ये ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर क्या करती है? एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है या नर हार्मोन का स्त्रावन करती है। और ये क्या करती है? हमारे शरीर में करो या मरो का उत्तेजना उत्पन्न करती हैं जब भी हम संकट में होते हैं। क्या होते हैं? जब भी हम संकट में होते हैं या हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो हमारे शरीर के अंदर ये भावना जगाती है या तो करो या मरो। ये किसके, कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? आपके एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ये होगी आपके मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र की जो संरचना होती है, कुछ इस प्रकार होती है। अब हम जानेंगे कि जो ये संरचना है ये क्या है? आपके एक वर्कक या किडनी। अब इस एक वर्कक किडनी की अच्छी तरह से हम जानेंगे कि संरचना किस प्रकार होती है। तो मानव शरीर के अंदर क्या होती है? एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, वर्कक पाई जाती है, जिसका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का होता है। और ये जो क्या करती है? मानव शरीर का 70 से 80% क्या करती है? उत्सर्जन।
की क्रिया कौन करती है? उत्सर्जन की क्रिया आपके किडनी करती है। क्या करती है? आपके शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का छन्नीकरण करता है। कौन करता है? आपका किडनी, वर्कक, गुर्दे, ये सब क्या है? एक ही नाम है, अलग अलग बोलते हैं। अब आता है कि इस किडनी की जो संरचना होती है या इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है। आपके सामने जो ये संरचना है, तो ये जो सबसे ऊपर जो किडनी की जो संरचना होती है, सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आपके कैप्सूल। क्या? बाह्य आवरण या किससे मिलकर बना होता है? आपके कैप्सूल से मिलकर बना होता है। और जो किडनी का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? ये बना होता है जिस पदार्थ का। अब आता है जो सबसे ऊपर वाला भाग तो होता है आपके वल्कुट। क्या होता है? वल्कुट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का सबसे बाह्य भाग किसका होता है? वल्कुट या कॉर्टेक्स होता है। और जो मध्य का भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपके मेडुला। क्या होता है? मेडुला, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपके मध्यांश। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जो किडनी होती है, वर्कक का बाह्य भाग क्या कहलाता है? सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? तो आपका होता है कॉर्टेक्स या वल्कुट। और जो मध्य का भाग होता है वो क्या कहलाता है? मध्यांश, या जिसे कहते हैं आपके मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। इसके बाद आता है कि जो ये किडनी के अंदर जो ये छलनी नुमा या जाल नुमा जो संरचनाएं होती हैं, ये किसकी मिलकर बनी होती हैं? संयोजी ऊतक होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या कहते हैं इसे? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसमें क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। किसके द्वारा? नेफ्रॉन गुच्छ। क्या होते हैं शरीर के, इस किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन के गुच्छे पाए जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है कई लाखों में होती है या करोड़ों में होती है एक नेफ्रॉन के अंदर, जो क्या करती है? आपके ब्लड होता है, जो रक्त, ब्लड में क्या होती है? रक्त में अशुद्धियां होती है, जिसमें यूरिया, अमोनिया, अमोनियम, यूरिक एसिड, ये जो जितने भी होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, किसमें होते हैं? हमारे आपके ब्लड के अंदर होता है। और इस ब्लड का छन्नीकरण कहाँ पे होता है? इन नेफ्रॉन के अंदर होता है। अब हम जो नेफ्रॉन के अंदर किस प्रकार होता है, इनकी एक एक चीज बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ना है। नेफ्रॉन किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, आता है वर्कक धमनी। क्या आती है? ये जो वर्कक धमनी है, वर्कक की धमनी होती है, ये आपके किस में खुलती है? किडनी के अंदर खुलती है, जिसके द्वारा क्या होता है? धमनियों के अंदर क्या बहता है? हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है? आपके शुद्ध रक्त बहता है। अगर आपके किडनी के पास अशुद्ध रक्त आता है, जिसमें क्या अशुद्धियां दूर हो जाती है, तो शुद्ध रक्त वापस किस में जाता है? धमनियों में बहता है। ठीक है। इसके बाद ये शिराएं होती हैं। क्या आती है? वर्कक की शिरा। ठीक है। इसमें क्या होता है? वर्कक यानी कि किडनी शिरा, खीरों में क्या हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ये क्या लेके आती है? किडनी तक रक्त लेते आती है। और रक्त में क्या होती है? अशुद्धियां होती है। वो किडनी में फिल्ट्रेशन की क्रिया या जो सन्नीकरण की क्रिया होती है, इसके द्वारा शरीर से अशुद्धियां बाहर कर दी जाती हैं। इसके बाद आता है कि जब क्या होता है? अब क्या होता है? किडनी के अंदर क्या हो गई? अशुद्धियां अलग हो गई और शुद्ध अलग, मतलब रक्त का शुद्धिकरण हो गया, तो वापस शरीर के विभिन्न, अब जो ये अशुद्धियां हो गई शरीर के अंदर, जो नेफ्रॉन के अंदर अशुद्धियां को अलग कर दिया गया, जिसमें यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे आपके यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, ये सब किस में आ गए? आपके मूत्रवाहिनी में। किस में आ गए? मूत्रवाहिनी में आ गए। ये रही, देखिएगा आपकी कौन सी होती है? किडनी में। ये सारा प्रोसेस हो गया। इसके बाद आपके ये जो भाग है क्या होता है? मूत्रवाहिनी होता है। अब इस मूत्रवाहिनी में आने के बाद ये आगे किस में चला जाता है? आपके मूत्राशय में रुक जाता है। ये जो क्या होता है? मूत्राशय होता है, इसमें रोक दिया जाता है। 1-2 घंटे पश्चात आपके क्या होता है? मूत्राशय में रुकने के बाद मूत्र मार्ग द्वारा आपके शरीर के अंदर क्या तंत्र के द्वारा अपना आप सिग्नल भेज दिया जाता है कि आपका मूत्राशय है, क्या मूत्राशय है वो क्या हो गया? ओवरलोड हो गया है। अब आपको मूत्र को त्यागना है। क्या करना? अपना आप सिग्नल आ जाता है कि जब हमारे को यूरिन लगती है या मूत्र या पेशाब लगता है, तो हमारे दिमाग में अपना आप एक सिग्नल आ जाता है। किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा अपना आप मस्तिष्क को एक्टिव कर दिया जाता है कि भाई अब आपको क्या लग गया है? यूरिन लग गया है, जिसको क्या करना है? त्यागना है। क्यों लग गया है?
क्योंकि जो ये मूत्राशय है क्या होता है, मूत्राशय होता है जो क्या हो गया, पूर्ण रूप से अपना स्पेस है वो अब खाली नहीं है। उनको ये रिक्वायरमेंट है कि अब इसको खाली करो और हमारे पास पीछे और जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं उनको भी रोकना है। अगर आप ज़्यादा समय रोके रखोगे तो आपके जो ये मूत्राशय है ये जो है आपके फट जाएगा और शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, विषैले पदार्थ फैल जाएंगे, जिससे कि मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने कंटिन्यू क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सटीक पॉइंट बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। और हमारी की क्लास है जो कम टाइम मिलता है, तो हम क्या है कम टाइम में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्या है, कम टाइम में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम फालतू एक भी बात नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आपने जो मूत्राशय आ गया, मूत्र मार्ग द्वारा परित्याग कर दिया जाता है। अब आता है कि सर ये हाइलम, कि ये हाइलम क्या होता है, ये क्या होता है, हमारी किडनी होती है। क्या होती है, किडनी होती है। और इस किडनी की जो खांचनुमा जो संरचना होती है, ये क्या है, यहाँ पे खांच है, खांच है, खांचनुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, आपके हाइलम कहलाती है। इसके बाद आता है जो मानव शरीर होता है, जो मानव शरीर होता है इसमें किस प्रकार का वर्कक पाया जाता है, तो आपके पाया जाता है मेटानेफ्रिक। एग्जाम में पूछ रखा है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रखा है कि मानव शरीर के अंदर किडनी कौन सी पाई जाती है या किस प्रकार की किडनी या वर्कक पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर होगा मेटानेफ्रिक वर्कक। क्या पाया जाता है, मेटानेफ्रिक वर्कक। आपको याद रखना है क्या, मेटानेफ्रिक वर्कक। इस प्रकार आपके जो किडनी की जो संरचना होती है इस प्रकार होती है। अब हम जानेंगे कि जो किडनी की जो संरचना होती है, इस संरचना में क्या पढ़ना, ये जो आपके हैं जो ये गुच्छे हैं किसके हैं, नेफ्रॉन के। क्या होते हैं, नेफ्रॉन होती हैं। और ये जो क्या होती है आपके उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। कि भाई जो उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। जिस प्रकार आपके शरीर की जो तंत्रिका तंत्र होती है उसी प्रकार आपके क्या होती है, नेफ्रॉन भी क्या होती है, आपके क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किसकी, किडनी की या उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। इस नेफ्रॉन में कौन कौन बोमन संपुट आता है, ग्लोमेरुलस आता है, उसके बाद आते हैं आपके समीपस्थ कुंडलिका, दूरस्थ कुंडलिका, हैंडली का लूप। और इन जो संरचना होती है इसमें कौन से पदार्थ का कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और शरीर से किस प्रकार किडनी से परित्याग कर दिया जाता है, उन सब की बात करेंगे। इसके पहले हम ये जान लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि किडनी का कौन सा आपका टॉपिक छोड़ जाता है। ठीक है, आपका जो सिलेबस में दे रखा है उनसे हमने ज़्यादा ही बताए हैं, कम नहीं बताए हैं आपके। ठीक है, और जो ये किडनी होती है इनका जो आकार कैसा होता है थोड़ा ये ध्यान रखना। इनका जो आकार होता है सेम के बीज के समान। कैसे, सेम का बीज होता है उसके समान क्या होता है, इसकी संरचना होती है। किसकी, इसकी किडनी की या वर्कक की कैसी होती है, सेम के बीज के समान। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, आपके तंत्रिका नेफ्रॉन की संरचना पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं आपके जो मानव के जो उत्सर्जन तंत्र की जो हम किडनी पढ़ी थी उसके अंदर क्या पढ़ा था, नेफ्रॉन पढ़ा था। क्या, नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन की जो संरचना होती है आपके कुछ इस प्रकार की होती हैं। कैसे, इस प्रकार की होती हैं। जो मानव की जो किडनी होती है या वर्कक होता है उसमें जो एक नेफ्रॉन की जो संरचना होती है या एक जो नेफ्रॉन होता है कुछ इस प्रकार से जटिल संरचना से मिलकर बना होता है। अब आता है कि जो ये संरचना होती है इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके शरीर में क्या आता है, किडनी के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है। किसके द्वारा आता है, आपके बीवाई धमनियों के द्वारा। किसके द्वारा, ये देखिएगा जो मैंने एरो बताए हैं किसकी ओर बताए हैं, आपके किडनी के अंदर एंटर करता है। किसके द्वारा, अबीवाई धमनियों के द्वारा। किसके, अबीवाई या एफेरेंट आर्टरी के द्वारा। ठीक है, अब आता है इन धमनियों के द्वारा, अबीवाई धमनियों के द्वारा जब ब्लड आता है तो उस ब्लड के अंदर क्या होता है आपके, एक तो होता है आपके क्या, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एक होता है अमीनो
अम्ल, क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। और ये जो अमीनो अम्ल है ये किससे कैसे प्राप्त होता है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के क्या आता है, प्रोटीन होती है। जब प्रोटीन का विघटन होता है या प्रोटीन का टूटता है किसके, पेप्टाइड में, किसमें, पेप्टाइड में टूटता है। और पेप्टाइड का जल अपघटन होने पर क्या बनता है, आपके अमीनो अम्ल बनता है। और ये जो अमीनो अम्ल है और इसके बाद बनता है आपके जो ब्लड के अंदर क्या होता है, यूरिक, जो ये ब्लड का विघटन होता है तो क्या बनता है, यूरिन बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ये सब किस में आता है, ब्लड में घुले हुए होते हैं। अब इन जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कुछ क्या होते हैं वापस, जैसे भाई ये जो नेफ्रॉन क्या करेगा, कुछ चीजें होती हैं जैसे ग्लूकोज है, इसको शरीर से बाहर निकालना, माना कि बाहर निकाल दिया तो शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसको क्या करना है, वापस रोक के रखना है और शरीर को वापस प्रदान करना है। ये सब प्रोसेस कौन करेगा, आपके ये नेफ्रॉन करेगा। और ये जो एमिनो अम्ल है ये भी हमारे शरीर को आवश्यक है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको तो हमें रिक्वायरमेंट होती है या शरीर को जरूरत होती है वापस, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमारे शरीर में जरूरत नहीं होती। एक तो होता है कौन कौन सा, एक तो होता है यूरिया, यूरिक एसिड, और कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी हमें कम आवश्यकता होती है, उनको शरीर से परित्याग करना होता है। तो ये सारी प्रोसेस कौन करेगा, आपके नेफ्रॉन करेगा। अब क्या है, अभी वही धमनियों के द्वारा जब ब्लड आता है तो उसमें ग्लूकोज भी होता है, अमीनो अम्ल भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, वाटर भी होता है, लिवर भी होता है और NaCl भी होता है, ठीक है, और पोटेशियम भी होता है। जब इस किसमें आता है, आपके बोमन संपुट में। कब आता है, जब ये ब्लड किसके अभी वही धमनियों द्वारा किसमें आता है, ये जो सारी संरचना है ये क्या कहलाती है, बोमन संपुट। क्या कहलाता है, ये जो बोमन संपुट होता है। अब इस बोमन संपुट में क्या लगा होता है, आपके एक ग्लोमेरुलस, क्या आता है, ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है आपके किस तरह कार्य करता है, जिस प्रकार आप घर के अंदर चाय बनाते हैं, चाय को जिस प्रकार छलनी से छानते हैं तो जो चाय होती है, चाय पत्ती होती है, वो जरिए मतलब ये जो छलनी होती है, ये जो जारा होता है उसके ऊपर रह जाती है। उसी प्रकार ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें कुछ बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, इस ग्लोमेरुलस द्वारा छान लिया जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ अशुद्धियाँ हैं बहुत ही सूक्ष्म होती है, जो क्या होती हैं, नहीं छानने के कारण किस में चली जाती है, वापस ब्लड के द्वारा आगे चली जाती है। और वो आगे किस में आती है, तो नंबर 1 पे आता है आपका क्या, समीपस्थ कुंडलित नलिका। कौन सी आती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाती है तो कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जैसे ग्लूकोज होता है, जल होता है, क्या करता है, वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को वापस से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, वापस भेज दिया जाता है। अब इस समीपस्थ कुंडलिका से, समीपस्थ कुंडलित नलिका से होता हुआ मानव जो निस्यंदन या क्षनित या फिल्ट्रेशन ब्लड है, आगे किसमें आता है, आपके एक हेनले का लूप आता है। क्या आता है, हेनले का लूप आता है, जिसका आकार कैसा होता है, यू आकार का। कैसा होता है, यू आकार का। आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि मानव की जो नेफ्रॉन की संरचना होती है उसमें यू आकार की संरचना किसकी पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा प्यारे बच्चों हेनले का लूप। क्या होगा प्यारे बच्चों, आपके हेनले का लूप होता है। इसके बाद मेरे बच्चों आगे चला जाता है किसमें, दूरस्थ कुंडली नलिका। किसमें, दूरस्थ कुंडली नलिका में चला जाता है। यहाँ पे भी कुछ आवश्यक जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसको क्या किया जाता है, वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आगे ब्लड में वापस भेज दिया जाता है। और उसके बाद आगे ब्लड को किसमें भेज दिया जाता है, आपके संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। इस प्रकार हमारी जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है किडनी के अंदर किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी या संरचना भी पढ़ ली, और क्या पढ़ ली, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया भी पढ़ ली कि मूत्र किस प्रकार बनता है। क्योंकि ये जो ब्लड के अंदर सारे घुले हुए थे, जिसमें क्या हो गया, जल अलग हो गया, यूरिया अलग हो गया, यूरिक एसिड अलग हो गया और सोडियम और पोटेशियम अलग हो गया। अब आता है कि सर जो मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र बनने के बाद जो मूत्र का संगठन होता है कि भाई मूत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, 100 में से मूत्र की 95% तो क्या होता है, आपका जल होता है। क्या होता है, जल होता है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे, 1 नंबर पे तो होता है जल, नंबर 2 पे आता है प्यारे बच्चों आपके 2.6 यानी 2.6% होता है आपके अंदर क्या, यूरिया।
हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक जल क्या है, जल कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ये क्या है, यूरिया क्या है, हानिकारक पदार्थ है जो किसमें बनता है, आपके लीवर के अंदर बनता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ रखा है क्वेश्चन एक बार कि जो मूत्र का जो निर्माण की प्रक्रिया है, या मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, आपके लीवर के अंदर होता है, लेकिन आप गलती से क्या करके आ जाते हो, किडनी करके आ जाते हो या नेफ्रॉन करके आ जाते हो, जो कि क्या है, रॉन्ग है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये गलत कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये जो यूरिया है इसका क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, छन्नीकरण, यानी कि रक्त से इसको अलग किया जा रहा है। लेकिन जब ये यूरिया का जो निर्माण होता है वो आपके होता है लीवर के अंदर, कहाँ पे, यकृत के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यूरिक एसिड की मात्रा आती है, वो कितनी होती है आपके 0.4%। कितनी होती है, 0.4% होती है। और 2% में होता है आपके सोडियम एंड पोटेशियम। क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम होता है। ये सब क्या होता है, आपका मूत्र का संघटन होता है। और इस मूत्र के संघटन को हम अलग हो गया, इसके बाद हमने इसमें किडनी से, ये सारी प्रोसेस किडनी के अंदर हो गई। अब इसको इसके द्वारा किसमें भेज दिया जाता है, आपके मूत्र वाहिनी में। कहाँ पे, मूत्र वाहिनी में भेज दिया जाता है। और ये मूत्र वाहिनी आगे जाके किसमें खुलती है, आपके मूत्राशय, किसमें, यूरेटाइर, किसमें, यूरेटाइर, जिसे क्या कहते हैं, यूरेटाइर इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मूत्राशय में खुलती है। और मूत्राशय के अंदर 1, 2 या 3 घंटे रुकने के पश्चात जब ये पूरा यूरेटर या मूत्र से भर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर एक सिग्नल लगता है मस्तिष्क के अंदर कि भाई आपका यूरेटर या मूत्र से पूरे कंप्लीट हो गया है, या इसका जो सरफेस एरिया है वो खाली नहीं है। अब ये क्या करे, इसको बाहर त्यागे। तो हमारे शरीर दिमाग के एक सिग्नल आ जाता है और हम क्या करते हैं, मूत्र को त्याग देते हैं और हमारा मूत्र से खाली हो जाता है। किसके द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा परित्याग कर दिया जाता है और वापस मूत्राशय से भर दिया जाता है। और जो 1 मिनट के अंदर किडनी के द्वारा कितना निस्यंदन होता है, आपके 1000 से 1200 ml, कितना, 1000 से 1200 ml निस्यंदन की क्रिया पाई जाती है किडनी के अंदर। अब ये जो है, एक तो होती है अभिवाही धमनी, एक होती है अपवाही धमनी। इससे कहते हैं एफेरेंट, इससे कहते हैं इफेरेंट। क्या, एफेरेंट और इफेरेंट। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, रक्त को किडनी के इस ग्लोमेरुलस या बोमन संबुट के पास लेके आई जाती है और इसके द्वारा अपवाही द्वारा वापस शुद्ध रक्त को किससे द्वारा, इसके द्वारा वापस भेज दिया जाता है। किसके द्वारा, अपवाही द्वारा भेज दिया जाता है। इस प्रकार आपके यहाँ पे आज का जो ये उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 का, ये खत्म होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के और भी उत्सर्जी अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपकी बात करें, फेफड़े, फेफड़े भी क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं, जो क्या करते हैं, गैसों का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद आती है त्वचा। त्वचा बहुत बड़ा है, एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि त्वचा भी हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है, क्योंकि जो पसीना होता है, क्या होता है, पसीना होता है, जो मानव का अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसको शरीर से बाहर कौन त्यागता है, हमारा पसीना, ये त्वचा निकालती है। तो त्वचा भी क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ यानी उत्सर्जी अंग हो गया। इसके बाद आते हैं आपके यकृत, लीवर। लीवर भी क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। और इसके साथ आता है आपके फेफड़े। फेफड़े भी क्या करता है, शरीर का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद आता है बिलीरुबिन। यकृत के द्वारा किसका निर्माण होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन, ये सब किस में बनते हैं, स्टीरॉयड। स्टीरॉयड क्या है, एक हार्मोन है, इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, हमारे लीवर के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये टॉपिक है आपके यहीं पे ख़त्म होता है। और ये जो लैक्टिक अम्ल है, जो आपके लैक्टिक अम्ल होता है, किस में होता है, सबसे ज़्यादा पसीने के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। और पसीने में क्या होता है, NaCl, क्या होता है, लवण। NaCl क्या है, आपके लवण है। सोडियम क्या है, अम्ल है, Cl- सोडियम और ये Cl- मिलकर क्या बनाते हैं, आपके NaCl। ये जो क्या होते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और ये लवण है हमारे पसीने के द्वारा NaCl शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।